हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की हिंदी में। तो दोस्तों, आज हम महादेवी वर्मा कृत संस्मरण मेरा परिवार के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो सिलेबस है यूपीएचईएससी का, उसके अंतर्गत ये संस्मरण जो है दिया गया है। तो आज हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये जो है वो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया संस्मरण है। तो सबसे पहले जानते हैं कि संस्मरण होता क्या है। पहले संस्मरण की परिभाषा देखते हैं। तो संस्मरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और स्मरण। इसका अर्थ है कि सम्यक स्मरण अर्थात किसी घटना, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का स्मृति के आधार पर कलात्मक वर्णन करना संस्मरण कहलाता है। तो हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई ऐसी स्मृति हुई हो, कोई घटना गुजरी हो, हम उसका जब चर्चा करते हैं तो उसको संस्मरण कहते हैं। संस्मरण लेखक अतीत की अनेक स्मृतियों में से कुछ रमणीय अनुभूतियों को अपनी कल्पना, भावना या व्यक्तित्व की विशेषताओं से अनुरंजित कर प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करता है, उसी का वर्णन करता है। उसके वर्णन में उसकी अपनी अनुभूतियों और संवेदनाओं का समावेश रहता है। तो संस्मरण जो होती है वो लेखक की जो स्मृतियाँ होती है, उसकी ज़िंदगी की अतीत की जो स्मृतियाँ होती है, उनको जब वो विशेष ढंग से बना के लिखता है, उसका वर्णन करता है, तो उसको हम संस्मरण कहते हैं। अब इसके बाद हम अब महादेवी वर्मा के जीवन परिचय थोड़ा देख लेते हैं। तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश को हुआ था। शिक्षा मिडिल में प्रांत भर में प्रथम इंट्रेंस प्रथम श्रेणी में, फिर 1927 में इंटर, 1929 में इन्होंने बीए किया है और प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए 1932 में किया था। गतिविधियाँ क्या थी इनके द्वारा की गई? प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के पद पर इन्होंने कार्य किया और 1960 में कुलपति के पद पर। इनके द्वारा जो है चांद पत्रिका का संपादन किया गया है। विश्ववाणी के युद्ध अंक का संपादन भी इन्होंने किया है। साहित्यकार का प्रकाशन व संपादन भी इनके द्वारा हुआ है। नाट्य संस्थान रंगवाणी की प्रयाग में इन्होंने स्थापना करवाई है। अब इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? तो इनको मिले गए पुरस्कार है निर्जापर सेकसरिया पुरस्कार, स्मृति की रेखाएं पर द्विवेदी पदक, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, उत्तर प्रदेश सरकार का विशिष्ट पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है यहाँ पर। उपाधियाँ भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण और फिर पद्म विभूषण अलंकरण, विक्रम कुमाऊं दिल्ली बनारस विश्वविद्यालय से डी.लिट की उपाधि इनको मिल चुकी है। साहित्य अकादमी की सम्मानित सदस्य ये रही है। कृति संदर्भ, इनके द्वारा लिखी गई कृतियाँ कौन कौन सी है? यामा, दीप शिखा पथ के साथ ही, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, निर्जा, मेरा परिवार, सांध्य गीत, चिंतन के क्षण, संधनी, सप्तपर्णा, क्षणदा, हिमालय, श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था तथा निबंध, संकल्पित निबंध, संभाषण यानी कि भाषण, चिंतन के क्षण, रेडियो वार्ता थी, निहार, रश्मि, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, यात्रा, कविता संग्रह। और इनका निधन जो है वो 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हो गया। तो महादेवी वर्मा का हिंदी साहित्य में जो है वो महत्वपूर्ण स्थान जो है अपना रखती है। उन्हें हिंदी साहित्य में जो है बहुत सी कविताएं, गद्य रचनाएं दी है। छायावाद के चार स्तंभों में से जो है वो एक मुख्य स्तंभ मानी जाती है, छायावादी युग की है। महादेवी को जो है जानवरों से बहुत लगाव था। उनका यही प्रेम उन्हें उनके नज़दीक जो है वो ले गया। उनके अपने घर में अनगिनत जानवर रहते थे। महादेवी के लिए वह जानवर नहीं थे। उन्होंने माँ के समान सबको प्यार दिया और उन्हें अपने हृदय में अमर रखा।
तो उनका जो ये संस्मरण है मेरा परिवार, इसी की एक श्रृंखला है। इसमें उन्होंने जो है गोरा, सोना, गिल्लू, नीलकंठ इत्यादि पक्षियों और जानवरों का जो है इसमें उल्लेख किया है। तो लेखिका के जो द्वारा लिखा गया संस्मरण है मेरा परिवार, इसमें उन्होंने इन्हीं जानवरों और पक्षियों का वर्णन किया है। लेखिका ने उनके विषय में इतनी सजीवता से लिखा है मानो ये सारे हमारी आंखों के सामने जीवंत हो उठे हों। इससे पता चलता है कि वह उनसे कितना प्रेम करती थी और वे उनके जीवन में कितना महत्व रखती थी। महादेवी किसी भी घायल या बेसहाय पशु पक्षियों को अपने घर में आश्रय देकर उन्हें अपना बना लेती थी। वह उन्हें माँ के समान प्यार देती थी तथा उन्हें अपने रंग में ढाल लेती थी। कुछ विशिष्ट मानवेतर प्राणियों के प्रति अपनी जिस भावना, प्यार और एकांत आत्मीयता की कला कौशल अपने इन चित्रों में व्यक्त किया है, महादेवी जी की यह कृतियाँ मानव भव्यता, संवेदना और कलात्मक प्रतिभा के अपूर्व निदर्शन की दृष्टि से शाब्दिक अर्थ में अपूर्ण और अद्भुत कलात्मक चमत्कार का जो है उन्होंने वर्णन किया है। पशु पक्षियों के साथ प्रतिदिन के साधारण खेलना कूदना, उनकी आदतों के बारे में इसमें बताया गया है। उन्होंने स्थूल पार्थिव जीवन को सूक्ष्म आध्यात्मिक संवेदना के स्तर तक उभार कर रख दिया है। पशुओं के प्रेम, उनकी भावनाओं का जो है उन्होंने अपनी इस रचना में वर्णन किया है। पशुओं का प्यार बहुत अलग होता है। उनके प्यार में कोई बदले की भावना नहीं होती है। वह मनुष्य से अधिक वफादार होते हैं। यह कभी भी विश्वास नहीं तोड़ते हैं। जब हम पशुओं को पालते हैं तब वह हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं। जैसे हमें उनकी आदत हो जाती है वैसे ही उन्हें भी हमारी आदत हो जाती है। महादेवी सभी पशु पक्षियों जो उन्होंने पाले हुए थे वह सबको अपना परिवार ही मानती थी। अब जो है इस का जो संस्मरण है उसके सारांश के ऊपर हम आते हैं। तो मेरा परिवार, उसका रचना काल जो है वो है सन 1971 ईस्वी। संस्मरणों के चौथे संग्रह का नाम है। तो महादेवी वर्मा ने 4 संस्मरण लिखे हैं जिसमें ये उनका चौथा संस्मरण है। इसमें महादेवी जी ने अपने परिवार के अभिन्न अंग बने हुए कुछ पशु पक्षियों के चित्र उभारे हैं, जिसमें नीलकंठ मोर, गिल्लू गिलहरी, सोना हिरनी, दुर्मुख खरगोश, गौरा गाय, नीलू कुत्ते और निक्की नेवले, रोजी कुतिया तथा रानी घोड़ी नामक 7 रेखा चित्र है। तो ये नाम जो है वो इम्पॉर्टेंट है और ये जो है याद रखने की ज़रूरत है कि इसमें कितने नाम आए हुए हैं और कितने इसमें रेखा चित्र हैं। तो सबसे पहले हम उनके संस्मरण की जो पहली जो पक्षी है उनका नाम लेते हैं नीलकंठ मोर। अब इसके ऊपर हम देखते हैं इनका क्या है। तो मेरा परिवार का सबसे पहले नीलकंठ मोर को महादेवी वर्मा द्वारा नखास कोने से खरीद जाने से लेकर उसके धीरे धीरे बढ़ने और महादेवी जी के पशु पक्षियों के परिवार में सम्मिलित होने की कहानी है। तो इसमें सबसे पहले जो कहानी का वर्णन है वो है नीलकंठ मोर के बारे में। राधा नामक मोरनी के साथ इस नीलकंठ नामक मोर के नृत्य, वर्षा ऋतु के उल्लास, बसंत ऋतु के उद्दीपन आदि का चित्र इसमें प्रस्तुत किया गया है। तो मेरा परिवार में सबसे पहला पाठ नीलकंठ मोर का जो है वर्णन मिलता है, जो अपनी सुंदरता के कारण महादेवी वर्मा का बहुत प्रिय था। महादेवी मोर के 2 बच्चों मोर मोरनी को अपने घर ले आती हैं और जाली में रखती हैं ताकि बाकी के पशु पक्षी उन्हें कोई हानि ना पहुंचा सके। मोर की विशेषता के कारण लेखिका ने मोर का नाम जो है नीलकंठ और मोरनी का नाम राधा रखा था। महादेवी का नीलकंठ के प्रति अत्यधिक प्रेम और स्नेह था। नीलकंठ अपने कठ काठ के कारण अत्यंत सुंदर था, जिसके कारण वह सभी की आंखों का तारा था। यह कहानी धीरे धीरे मोरनी के बड़े होने, उनके शरीर में आ रहे बदलावों का वर्णन, नीलकंठ और राधा के मानवेतर परिवार में सम्मिलित होने की जो है इसमें कहानी है। इस कथा में राधा और नीलकंठ के मेल जोल, नृत्य आदि का मनोहारी वर्णन जो है इसमें किया गया है।
फिर एक दिन लेखिका को एक और मोड़नी दर्दनाक स्थिति मिलती है, तो लेखिका से उसका दर्द देखा नहीं जाता और वह उसे भी अपने घर ले आती है और उसका नाम कुब्जा रखा जाता है। कुब्जा धीरे धीरे नीलकंठ और राधा के बीच दूरी की वजह बनने लगती है, क्योंकि कुब्जा भी नीलकंठ के प्रति आकर्षित होने लगती है और उसे राधा का नीलकंठ के पास रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए कुब्जा राधा के पंखों और कलगी को नोचकर नष्ट कर देती है। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया और फिर नीलकंठ राधा की जुदाई जो है वो सहन नहीं कर पाता और थोड़े ही दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंख में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। पशु पक्षियों के माध्यम से महादेवी वर्मा ने उनके बीच उपस्थिति, संवेदनाओं, प्रेम और अपनेपन का जो है वर्णन किया है। तो अब इसमें जो दूसरा आता है वो है गिल्लू गिलहरी का। इस संग्रह का दूसरा पशु पात्र गिल्लू नामक एक गिलहरी के जन्म से लेकर उसके बड़े होने तक की जो है घटनाएं और महादेवी ऊपर से सिर पैर तक चढ़ने उतरने तथा महादेवी जी की अनुपस्थिति में कुछ भी न खाने पीने और अंत में उनकी उंगली से चिपक कर करुणांत हो जाने की जो है घटनाएं इसमें उल्लिखित है। इस संग्रह का दूसरा पात्र जो है गिल्लू गिलहरी है। महादेवी वर्मा की नज़र गिल्लू पर तब पड़ती है जब खिड़की के बाहर आंगन में गमले के पीछे कौवे गिल्लू पर प्रहार कर रहे थे। यह प्रहार इतना बुरा और इतना बड़ा प्रहार था कि गिल्लू का बच पाना मुश्किल था, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे। इतनी क्षतिग्रस्त हालत में मिलने के बाद भी लेखिका हार नहीं मानती और गिल्लू को अपने घर ले आती है। गिल्लू की देखरेख शुरू हो जाती है। परिणाम स्वरूप गिल्लू धीरे धीरे ठीक होने लगती है। कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। गिल्लू की चंचलता के प्रति महादेवी वर्मा का अत्यंत स्नेह और प्रेम था। गिल्लू भी महादेवी वर्मा से उतने ही स्नेह और प्रेम से हिलमिल गया था। मैं जैसे ही खाने को कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठना सीखा, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। लेखिका की अनुपस्थिति में गिल्लू कुछ भी नहीं खाता था और महादेवी के लौटते ही तुरंत कमरे में खिड़की से प्रवेश कर जाता और लेखिका के ऊपर कूदने फुदकने लगता था। चूँकि गिलहरी का जीवन काल 2 वर्षों का ही होता है, इसलिए गिल्लू जल्द ही अपना जीवन काल पूरा करके सबको अलविदा कहता है। रात में अंत की यातना में भी वह मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे ठंडे हो रहे थे, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और के जीवन को जगाने के लिए सो गया। उसकी समाधि उसी जूही की कली के नीचे बनाई गई जो गिल्लू को बहुत प्रिय थी। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि जो है वह बना दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। इसलिए भी कि उस लघु घात का किसी वासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। गिल्लू की कहानी इन्हीं सब घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। गिल्लू की इस कथा से हमें लेखिका के संवेदनशील व करुणा भरे हृदय के दर्शन होते हैं। और इस परिवार की जो तीसरी सदस्य है वो है सोना हिरनी। मेरा परिवार का तीसरा पात्र जो है वो है सोना नामक हिरनी,
कि बाल्यावस्था से लेकर उसके उछलने कूदने, दूध पीने, घंटी बजने पर प्रार्थना के मैदान पहुँचने, वशत महादेवी जी को छलांग कर निकल जाने की घटनाओं को समाविष्ट किए हुए है। तो सोना हिरनी जो है महादेवी को अत्यधिक प्रिय थी। किसी परिचित के आग्रह पर महादेवी सोना का पालन पोषण करना जो है प्रारंभ करती है। सोना बहुत छोटी थी जब लेखिका के संपर्क में आई थी। महादेवी उसे बच्चों की तरह पालना शुरू कर देती है। उसका मुख इतना छोटा था कि उसमें शीशी का निप्पल समाता ही नहीं था। उस पर उसे पीना भी नहीं आता था। फिर धीरे धीरे उसे पीना ही नहीं, दूध की बोतल पहचानना भी आ गया। सोना का लेखिका के पैरों में स्नेह से बैठना, साड़ी और चोटी को मुंह में भर लेना ही उसका प्रेम व स्नेह जताने का तरीका था। इस कथा में लेखिका ने सोना के उछलने कूदने, दूध पीने, नियत समय पर प्रार्थना के मैदान पहुंचने आदि घटनाओं का जो है वर्णन इसमें किया है। गर्मी की छुट्टियों में महादेवी वर्मा की बद्रीनाथ की यात्रा पर जाना और उसके जाने से सोना का बेचैन होकर मृत्यु को प्राप्त होना बहुत ही दुखदायी घटना थी। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोर के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई कि इधर उधर कुछ खोजती सी वह प्रायः कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो बहुत कम थे, परंतु उसमें खाद्य और स्वाद प्राप्त करने इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया था। रस्सी से आज़ाद होने के लिए एक लंबी छलांग सोना को मृत्यु की ओर ले जाती है। और मेरा परिवार का जो चौथा सदस्य है वो है दुर्मुख खरगोश होता है। तो खरगोश के महादेवी के पशु पक्षी परिवार में सम्मिलित होने पर अकारण क्रोधी स्वभाव के कारण महादेवी द्वारा दुर्वासा नाम रखने, उसके प्रिय दर्शन व्यक्तित्व, मिट्टी खोदकर सुरंग बनाने, कबूतर, मोर आदि पर झपटने का उल्लेख जो है इसमें किया गया है। बाद में महादेवी द्वारा हिमानी नामक खरगोश वधू को उसके साथ रहने की व्यवस्था करने, इस क्रोधी दुर्मुख द्वारा हिमानी के बच्चों को घायल करने और अंत में एक सांप के बच्चे द्वारा काटे जाने पर मारे जाने की घटनाएं जो है इसमें उल्लेखित है। तो दुर्मुख जो है उसके मनमोहक व्यक्तित्व, मिट्टी खोदकर सुरंग बनाने के अतिरिक्त कबूतर, मोर आदि अन्य पशु पक्षियों के झपटने का भी उल्लेख है। दुर्मुख खरगोश में जो है उसके लिए जो है महादेवी वर्मा खरगोश के लिए जो हिमानी नामक वधू ला देती है, लेकिन दुर्मुख जो है हिमानी के बच्चों को भी घायल कर देता है। दुर्मुख का अंत भी बहुत भयानक होता है। एक सांप के बच्चे द्वारा काटे जाने पर दुर्मुख की मृत्यु हो जाती है। इसका जो पांचवा सदस्य है मेरा परिवार का वो है गौरा गाय। तो संग्रह का पांचवा प्राणी गौरा गाय के बहिरंग व्यक्तित्व से प्रारंभ करके उसके महादेवी वर्मा जी के यहाँ पहुँचने पर स्वागत करने से लेकर उसके प्रिय दर्शन स्वरूप मंथर गति के सौंदर्य, महादेवी के पशु पक्षी परिवार में एकदम हिलमिल जाने के स्वभाव, मानवीय स्नेह के समान आकुलता, लाल मणि नामक एक बछड़े को जन्म देने और 2-3 मास के उपरांत उसके निरंतर दुबले होते जाने, किसी दुष्ट द्वारा सुई खिला देने के कारण तथा गौरा के करुणांत हो जाने की जो कथा इसमें है वो दी गई है। तो गौरा को जो है लेखिका अपनी बहन के घर ले आती है और उसके रंग रूप को देखते हुए उसका नाम जो है वो गौरा रखा जाता है। गाय के नेत्रों में हिरण नेत्रों जैसा चकित विस्मय न होकर एक आत्मीय विश्वास ही रहते हैं। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों के विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है न आतंक। यहाँ गौरा को देखकर लेखिका को सोना की स्मृति हो आती है। 1 वर्ष के उपरांत गौरा माता बनती है और बछड़े को जन्म देती है, जिसका नाम जो है लालमणि रखा जाता है। गौरा के दूध से सभी पशु पक्षियों का पेट
आराम से जो है वो भर जाया करता था। गौरा की यही विशेषता उसकी मृत्यु का कारण भी बनती है। लेखिका ग्वाले से दूध मंगवाना बंद कर देती है, जिससे रुष्ट होकर ग्वाला गौरा को गुड़ में सुई खिला देता है और धीरे धीरे गौरा जो है वो मृत्यु के करीब पहुंच जाती है। तब गौरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ, जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता है। डॉक्टर के कहने पर कई सेर सेब का रस निकाला जाता है और नली से गौरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते। गौरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों की चुभन और पीड़ा सहती थी। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आंखों के कोनों में पानी की 2 बूंद छलकने लगती थी। और एक दिन सुबह 4 बजे जब गौरा को देखने गई, तब गौरा ने अपनी आखिरी सांस ली। महादेवी के लिए यह एक परीक्षा की घड़ी थी। बहुत मुश्किल था उनके लिए खुद को संभाल पाना। जिस पशु ने अपनी दूध अपनी आत्मीयता से सबको पाला, उसका इस कदर धड़ाम से जमीन पर गिर जाना एक दुखदाई घटना थी। मेरा परिवार का एक ऐसा सदस्य जिसने कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बस केवल अपनी ममता से दूसरों को सरोबार रखा है। लेखिका प्रत्येक पालतू पशु के पार्थिव शरीर को गंगा में बहा कर आती थी, परंतु इस बार उनके लिए यह बहुत ही कठिन पल था। इसका जो छठा सदस्य है वो है नीलू कुत्ता। तो छठवां पात्र नीलू कुत्ते की कथा से जुड़ी हुई है। भूटिये बाप और अल्सेशियन माँ के कारण वर्ण संकर नीलू के धूप चाही रंग तथा बल और स्वभाव में भी वैशिष्ट होने के कारण अल्पभ्य दर्प युक्त व्यक्तित्व की प्रशंसा है। और इसका जो अंतिम पात्र है वो है निक्की नेवला, रोजी कुतिया और रानी घोड़ी। ये सब जो है एक ही साथ रहते थे। इनका वर्णन जो है इसमें किया गया है अंत में। मेरा परिवार का अंतिम तथा 7वें संस्करण में निक्की नेवले, रोजी कुतिया और रानी घोड़ी की कहानी में उस अद्भुत मैत्री का परिचय दिया है जो इन पशुओं में परस्पर विद्यमान थी। यह संस्करण उस समय की कहानी कहता है जब महादेवी जी बालिका थी और उनके पिताजी के परिवार में ये तीनों पशु रहा करते थे। तो इस संस्मरण में इन पशुओं की अद्भुत मित्रता का जो है वो परिचय दिया गया है, जो इन पशुओं के आरंभ से अंत तक परस्पर विद्यमान रहता है। इस संस्मरण में उस समय की कथा थी जब लेखिका का जो है अपने पिताजी के साथ बचपन में रहा करती थी और ये पशु भी उनके साथ रहते। तो इस संबंध में जो है इस पुस्तक के विषय में इलाचंद्र जोशी का कथन जो है वो उल्लेख है। उन्होंने कहा है, वास्तविकता तो यह है कि महादेवी जी ने कुछ विशिष्ट मानवेतर प्राणियों के प्रति अपनी जिस सहज सौहार्द और एकांत आत्मीयता की अभिव्यंजना का जो अपूर्व कला कौशल अपने इन चित्रों में किया है, वह केवल उनकी अपनी ही कला की विशिष्टता की दृष्टि से ही नहीं, वरन संसार साहित्य की इस कोटि की कला के समग्र क्षेत्र में भी बेमिसाल और बेजोड़ है। ये कृतियाँ मानवीय भावज्ञता, संवेदना और कलात्मक प्रतिभा के अपूर्व निदर्शन की दृष्टि से शाब्दिक अर्थ में अपूर्व और अद्भुत कलात्मक चमत्कार के नमूने हैं। महादेवी वर्मा की जो कृतियाँ हैं उनके लिए रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं कि मेरा परिवार को स्मृति संदर्भों के सहारे जिनकी कथा अंकित की गई है वे है नीलकंठ मोर, गिल्लू गिलहरी, सोना हिरनी, दुर्मुख खरगोश, गौरा गाय, नीलू कुत्ते, निक्की नेवले और रोजी कुतिया तथा रानी घोड़ी। इन सभी प्राणियों की जीवन कथा भी मर्म स्पर्शिनी करुण कथा ही है। महादेवी जी की सहानुभूति और करुण मानव जगत तक की सीमित न रहकर पशु पक्षियों तक जो है प्रस्तुत है। उन्होंने पशु पक्षियों को भी माँ की ममता दी है, उन्हें पाला है, बड़ा किया है, बीमारी में दवा की है, उनके हर्ष में पुलकित हुई और उनके दुख में व्यथित, उनके वियोग में उदास हुई और संयोग में जो है उल्लसित। ये पशु पक्षियों का पक्षी उनके जीवन सहचर ही नहीं, उनके परिवार के अंग बन गए हैं। मेरा परिवार
हिंदी साहित्य में एक अकेली ऐसी कृति है जिसमें मानवीय करुणा की स्निग्धता और शीतलता ने पशुओं को भी व्यक्तित्व प्रदान किया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो है वो समाप्त होता है। तो आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप मुझे वो भी बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको डिटेल में इसको पढ़ के बता दूँगी। और ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।